बेगम मुझे पहली 2 दफ़ा जब कहती है ना कि मैं तैयार हो गई हूँ, रेडी हूँ, आ जाओ, उठ जाओ, मैं नहीं उठता। और तीसरी दफ़ा जब कहती है मैं फिर उठता हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि मैं अगर पहली 2 कॉल पे उठ गया तो बेगम को उसके बाद भी कोई ना कोई काम याद आ जाएगा और मुझे फिर वेट करना पड़ेगा खड़े होके। तो अपन हट हराम अपन लेट के वेट करते हैं बेड पे, टांग पे टांग रख के। और जब बेगम तीसरी दफ़ा बुलाती है कि आ जाओ मैं रेडी हूँ, तो फिर अपन उठते हैं और फिर आते हैं नीचे गाड़ी में बैठते हैं और बेगम को छोड़ने जाते हैं। अब लेडीज़ थिंग्स, लेडीज़ की तैयारी लंबी, तो मौके की मुनासबत के लिहाज से एक शेर याद आ गया। उधर जुल्फों में कंघी हो रही है, खम निकलता है। उधर जुल्फों में कंघी हो रही है, खम निकलता है। रुक रुक के खिंच खिंच के हमारा दम निकलता है। इलाही खैर हो, इलाही इलाही खैर हो, उलझन पे उलझन बढ़ती जाती है। इलाही इलाही खैर हो, उलझन पे उलझन बढ़ती जाती है। ना उनका खम निकलता है, ना हमारा दम निकलता है। ऑलमोस्ट 7 दिन का गैप आ चुका है, गैप की वजह क्योंकि मेरे घर पे एक शोर एक होल और एक हंगामा बरपा था। छोटी सिस्टर आई हुई थी अपने बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ, तो स्पेस मिल नहीं रहा था, जगह मिल नहीं रही थी और वक्त भी नहीं मिल रहा था, इस वजह से स्पेस आ चुका है। आज कंटिन्यू करते हैं दोबारा। ये है वो बैल्कनी जहाँ से रोशनी आती है, सूरज की किरणें आती हैं। सूरज की किरणें आने के बाद इस बेड पे पड़ती हैं और फिर मेरी बेगम की आँख खुल जाती है, क्योंकि मैं उल्लू की तरह सारी रात जागता हूँ। एक और नया दिन सामने खड़ा है। खड़ी होने वाली चीज़ें तकलीफ देती हैं, इसी तरह ये दिन भी मुझसे कह रहा है कि आजा, आज एक नए तरीके से तेरी मारता हूँ मैं। सो वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग। ये बीआरएन न्यूज़ ज्वाइन किया है एज एन एंकर। आज फैसल का चलो साहब का इंटरव्यू करने जा रहा हूँ। सो लेट्स गो। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. मैं इंटरव्यू से फ्री हुआ और मुझे याद आया कि हसन साहब होते हैं डॉल्फिन मॉल क्लिफ्टन, तो मैं आ गया इसके पास। Here's the boy, चिल सीन है। मेरी औकात से बाहर प्राइस रेंज के शूज़ लगे हुए हैं। वहाँ एक शूज़ पसंद आ रहा है मुझे, वो ले लूँ मैं? कौन सा है और कितने का? तू बोल, हाँ ले लूँ या नहीं? 24,000 का। मेरी सैलरी है। वे बैक टू होम। मिल लिया हसन से। एक तलब थी, एक ज़रूरत थी। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मुझे इसके साथ बैठना होता है अगर कुछ दिन गुजर जाएं। आज हो गया और अब गाड़ी पता नहीं कहाँ खड़ी की है मैंने। लेट्स फाइंड द कार, हम मिलते हैं, फिर घर चलते हैं। 2 हफ्ते हो चुके हैं वीडियोस पोस्ट नहीं कर पा रहा। रीज़न बहुत सारे रीज़न्स हैं, चंद आपकी खिदमत में पेश हैं। पहला, आपका भाई एक छोटे से न्यूज़ चैनल में एज एन एंकर ज्वाइन कर चुका है। दूसरा, आपके भाई ने पहला सोलो फोटोग्राफी का इवेंट पकड़ा इंटीरियर में पुखास, तो भाई करने गया हुआ था उसको कवर। इसकी वजह से मैं तवज्जो नहीं दे पा रहा था अपने यूट्यूब चैनल पे। हसन से मिलने के बाद मैं आया घर, मैंने पकड़ी तैयारी और मैं निकला मीरपुखास के लिए। मीरपुखास से फिर मैं गया केजीएम जमसाबाद, कोट गुलाम मोहम्मद, वहाँ इवेंट था, इवेंट शूट किया। फिर 2 इंटरव्यूज़ लाइनअप थे, वो किए। देन वापसी हुई हमारी। वापसी में फैज़ान भाई ने कहा कि गुड़ लेकर जाना है। मैंने कहा लेकर जाना है। फैज़ान भाई ने मुझे दिलाया वहाँ से ताज़ा असली देसी गुड़, जिसमें कोई मिलावट नहीं, कोई शक्कर नहीं, कोई चीनी नहीं है। अगर आपको चीनी से मिलावट शुदा गुड़ लेना है तो आपको किसी भी स्टोर से मिल जाएगा। आपको खालिस लेना है तो आपको जाना पड़ेगा उस तरफ। फैज़ान भाई के एक दोस्त का पोल्ट्री फार्म, जो कंट्रोल शेड होते हैं, वहाँ पे उनका स्टॉक तैयार था। उन्होंने कहा कि भाई आओ यहाँ रुको, खाना तैयार है, आप लोगों ने खाना खा के जाना है। यानी कि जो उनकी मुर्गियाँ तैयार थी उनमें से 5-6 को गिराते हैं, ज़िबा करते हैं, आपको ताज़ा मुर्गी का खाना खिलाते हैं। हम लोगों ने वहाँ स्टे किया, उनका खाना खाया, उनकी दावत को कबूल किया। देन खालिद भाई ने मुझे अपना पोल्ट्री फार्म विजिट करवाया, कंट्रोल शेड जिसके 2 फ्लोर थे, ऊपर नीचे, और उसमें 70,000 का स्टॉक था। 4.5 से 5 करोड़ की इन्वेंट्री थी। खालिद भाई ने सारा मुझे विजिट करवाया, सर्वे करवाया। खालिद भाई ने मुझे दिखाया उनके जो AC चैम्बर्स हैं, वो दिखाए
किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, उसका विज़िट करवाया और ये कितने दिन में तैयार होती है, ये सारी चीज़ें डिटेल के साथ खालिद भाई ने मुझे दिखाई। और फिर आपका भाई वहाँ से फ़ारिग होने के बाद, चाचू वालों से मुलाकात करने के बाद आपका भाई निकला वहाँ से और आ गया सीधा कराची और इस वक्त आपका भाई आपके सामने बैठा हुआ है। लेकिन सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। कभी-कभी हमें परफेक्ट नोट प्ले करने के लिए थोड़ा-सा पॉज़ चाहिए होता है, थोड़ा-सा वक़्फ़ा। अब जब जैसे कि मैं अपने माज़ी पे गौर कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत ज़रूरी चीज़ों का एहसास हो रहा है। जैसे मैंने शुरू किया और अब जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें आई हैं, मुझे बहुत सी चीज़ें फ़ेस करनी पड़ी हैं। तो इनके डीप एनालिसिस के लिए कभी-कभी एक छोटा-सा वक़्फ़ा ज़रूरी होता है। ये फाइनल प्रोडक्ट के बारे में नहीं है, ये किसी ऐसी चीज़ के बारे में नहीं है जो तैयारशुदा शक्ल में आपके सामने आती है। ये प्रोसेस के बारे में, ये अमल के बारे में, ये सफ़र के बारे में। सम अनफ़िल्टर्ड मोमेंट्स जो इसे काबिल-क़दर बनाते हैं। सम साइलेंसेस, सम पॉज़ेज़, सम ब्रेक्स और कुछ ख़ामोशियाँ, कुछ तवक़्क़ुफ़ हमसे वादे करते हैं कि हाँ, ये सब होगा। और फिर चलते-चलते ना हम यकीन के किसी नए दहाने पे पहुँचते हैं और हमें पता चलता है, हमें रियलाइज़ होता है कि दिस इज़ नॉट द एंड। ये सफ़र का ही हिस्सा है। ज़िंदगी की अक्सर खूबसूरत कहानियाँ गैर यकीनी बाब के अंदर छुपी होती हैं। बाप नहीं बढ़वो, बाब चैप्टर। So join me as we embrace the uncertainty, the excitement of unknown. This is not the end. It's a powerful beginning. Thank you.